ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं आर्टिकल 19 1 का बी। आर्टिकल 19 1 का जो बी है उसमें लिखा हुआ है क्या, असेंबली। ठीक है, अब ये असेंबली जो है इसके साथ तुम्हें दो वर्ड कॉमन मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो आप तुम्हें यहाँ क्लियर दिख रहा है क्या, पीसेबली, और एक दिख रहा है विदाउट आर्म। ठीक है, अब देखो दोनों का मतलब समझो। पीसेबली जो है ना, इसका मतलब होता है कि शांति प्रिय तरीके से। एक तो वर्ड होता है पीसफुली, यानी बस शांति, इतना ही वर्ड है। पीसेबली का मतलब होता है शांति प्रिय तरीके से तुम्हें कोई असेंबली, यानी असेंबल होने का अधिकार है, एक जगह इकट्ठा हो सकते हो। साथ ही साथ इसलिए कहा विदाउट आर्म्स, तुम्हें विदाउट आर्म इकट्ठा होना है वहाँ पे। अब तुम इकट्ठा क्यों हो गए, तुम्हारा और पर्पज हो सकता है तुम किसी शांति वार्ता के लिए, तुम्हारे बीच पहले से विवाद हो, शांति वार्ता के लिए इकट्ठे हो, किसी से बात करने जा रहे हो, सरकार से बात करने जा रहे हो, किसी पार्टी मुद्दे रखने जा रहे हो, या कोई भी तुम छोटा मोटा अपना प्रदर्शन करना चाहते हो, तो वो होता है। तो उसने ये दो चीज़ें याद रखना, असेंबली, पीसेबली और विदाउट आर्म। ठीक है, अब इसके ये करने के बाद आप क्या करोगे, हो सकता है तुम ये करके पब्लिक मीटिंग करना चाह रहे हो, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, प्रोसेशन, क्या होता है, जुलूस, यानी तुम पैदल यात्रा कर रहे हो। यहाँ से लेके हाथ तख्तियाँ तुमने करी, तख्ते उठाई कि हाँ हमारी मांगे पूरी करो, और यहाँ से लेके तुम जंतर मंतर चलेंगे, तो तुमने वो प्रोसेशन निकाला। परमिटेड ओनली ऑन पब्लिक लैंड इन ए पीसफुल मैनर एंड विदाउट आर्म। साथ में ये लिखा है कि पब्लिक लैंड पे होना चाहिए, ये नहीं कि तुम जो है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए और वहाँ तुम हड़ताल बैठ गए। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि एक लड़की का रेप हो गया। अब एक उनकी जो सोसाइटी का जो नेता है वो आया, हॉस्पिटल के बाहर हड़ताल बैठ गया, फेसबुक पर उसने मैसेज डाला कि 1 घंटे में सभी भाई पहुंच जाओ, और भीड़ लग गई। तो ठीक है यार, उन लोगों ने वहाँ पे शांति पूरी तरीके से पीसेबली विदाउट आर्म्स वो बैठे, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर बैठे। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में होता उसके बाहर बैठ जाते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो अगर वो वहाँ ना बैठ के सामने किसी का फार्म हाउस है, उस जबरदस्ती को उसके वहाँ बैठ गए, तो ठीक है क्या तरीका, वो गलत है। तो ये क्या है, ओनली ऑन पब्लिक लैंड में परमिशन है उसको वो सब करने की। साथ में ये क्या प्रोटेक्ट नहीं करता है, असेंबल तुम हो जाओ, लेकिन असेंबल होने के बाद तुम वायलेंट नहीं हो सकते। तुम वायलेंट समझता हो, हिंसा नहीं कर सकते, डिसऑर्डर नहीं हो सकते, और रायोटस असेंबलीज, यानी कि तुम असेंबल होकर रायोट, हड़ताल या हुड़दंग नहीं कर सकते। और वन दैट कोजेज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, तुम वहाँ जाके ये नहीं कि ब्रीच नहीं तोड़ना, तुम वहाँ जाके पब्लिक जो शांति उसको भंग कर दो। और इन्वॉल्व आर्म्स, और तुम आर्म्स को इन्वॉल्व नहीं करना, उसके हथियार साथ लेके नहीं जाना है। अब देखो फिर वही बात आ गई कि ये राइट जो है ना असेंबली, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि तुम स्ट्राइक करने बैठ जाओगे। ये देखो पहले वाले में यही था कि राइट टू स्ट्राइक इसमें शामिल नहीं है, असेंबली में उसने यही बात कही कि राइट टू स्ट्राइक इसमें शामिल नहीं है। तो असेंबली में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पीसेबली, विदाउट आर्म्स, और इसमें ये एक लिख देना कि स्ट्राइक इसमें क्या है, शामिल नहीं है। अब हम आर्टिकल 3। अब देखो ये हर आर्टिकल 1A आया, उसके बाद आया 2, उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताया उसने, फिर आर्टिकल 1B आया, उसके बाद आर्टिकल 3 आया, ये इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताएगा फिर। ठीक है, अब देखो इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं, आर्टिकल ये 3 बताएगा, किसके, 1B के। ठीक है, असेंबली के। असेंबली तुम हो गए, तुम इकट्ठे हो गए, लेकिन क्या क्या तो नहीं कर सकते बैठ के। एक तो ऐसा कोई काम नहीं करोगे जैसे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया खराब हो, पब्लिक ऑर्डर खराब हो, और ट्रैफिक जाम हो जाए वहाँ जाके उस एरिए में। ठीक है, अब तुम इकट्ठा हो गए, इधर से ट्रैफिक लग गया, इधर से ट्रैफिक लग गया, सामने हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस नहीं आ जा रही, मरीज रोड पे दम तोड़ दिए। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर तुम जिम्मेदार हो, तुम वहाँ जुलूस निकाल रहे हो, किसी नेता तक चक्कर में आ गए हो, लेकिन तुम वहाँ जाके ऐसा काम कर दिए कि देश की अखंडता और एकता पे आँच आ गई, तो वो बात जमेगी नहीं। तो लगभग ये सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो तुम्हें जो है ना आर्टिकल 19 के हर राइट के अंदर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अधिकार मिला है फ्रीडम का, लेकिन फ्रीडम का मतलब कतई नहीं कि तुम उस फ्रीडम के नाम पे देश की एकता और अखंडता संप्रभुता पे आँच आ जाए, तो वो तुम्हें हर जगह मिलेगी वो। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मिलेगा, वो भी लगभग हर जगह मिलेगा। ठीक है, ये दो तुम्हें लगभग सारे 19 वाले आर्टिकल में मिलेंगे, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, अब देखो इसने 2 चीज़ें आगे बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान से देखना तुम। इसने बोला है सेक्शन, इसमें बोला है, एक तो सेक्शन बोला है 144, और एक सेक्शन इसने बोला है 141। अभी देखो, अभी तो तुम्हें पता है IPC CRPC क्या हो गया, बंद हो गया। इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षर अधिनियम, और ये कुछ 3 एक्ट्स आ गए हैं। अब पहले क्या होता था ना कि एक होता था कि 5 या 5 से अधिक लोग अगर किसी जगह इकट्ठा होते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे वहाँ हिंसा बढ़ती हो, या फिर कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या है, वो जो मजिस्ट्रेट है उसको पावर थी कि इसको
उसको असेंबली की संज्ञा देते हैं, ये राइटस असेंबली है, ये वायलेट असेंबली है। तो मजिस्ट्रेट जैसे तो घोषणा कर देगा, तो पुलिस का जिम्मेदार है कि उसको तितर बितर करना। अब देखो वो जरूरी नहीं कि वो गलती काम करें। अब ये तुम्हें पता हो तो कोरोना के टाइम पे ये सेक्शन 144 जगह जगह लगा गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया में कानून है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लिए भी लगाया जाता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में क्या होता है कि अगर पब्लिक की सेफ्टी कंसर्न है, वो इम्पोर्टेंट है, 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने से पब्लिक की सेफ्टी डेंजर हो रही है, उस पर फर्क पड़ रहा है, वो खतरे में जा रही है। कोविड का टाइम यही हुआ था, रोक लगाई गई, फिर लोग तो पुलिस क्या करती थी, तीतर बितर करती थी। अब ये डिक्लेयर कौन करेगा? उसका अधिकार है 144 CRPC के सेक्शन में मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है, लिखा है ना कि मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली। मजिस्ट्रेट रोक सकता है, रिस्ट्रेन रोक सकता है असेंबली को, मीटिंग को, प्रोसेशन को, जिसमें रिस्क उसको लगता है कि यार कहीं ना कहीं रिस्क है ऑब्स्ट्रक्शन का और एनोयंस का, या फिर डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। यहाँ इकट्ठा होने से मनुष्य की ज़िंदगी भी क्या है, खतरा है, या हेल्थ पे असर पड़ सकता है, सेफ्टी पे असर पड़ सकता है। वही था कोविड के टाइम पे, डिस्टर्बेंस हो सकता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। जो पीस होता है ना, शांति, शांति है ना पीस, उसको ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। और राइट और यानी एफरे, एफरे का मतलब भी क्या होता है? एफरे, एफरे भी एक ऐसा ही वर्ड है। क्या एक तो होता है राइट, यानी राइट का मतलब होता है हिंसात्मक दंगा कर देना। एफरे का मतलब भी ऐसा ही कुछ होता है। एफरे के अंदर हथियार नहीं होते और राइट्स के अंदर क्या है, हथियार आपके हाथ में जाते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व और मैनी इंस्टेंसेस टैकल कोविड-19, तो सेक्शन 144 समझ में आ गया। लेकिन अभी इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो गया, इसकी जगह चेंज हो गया। तो वो हम देखेंगे अभी नया उसमें कौन से सेक्शन में आया है। अब 141 IPC बोला है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन बिकम अनलॉफुल इफ द ऑब्जेक्टिव इज। अब देखो 5 या 5 से अधिक आदमी अनलॉफुल कब कहलाएंगे, यानी गैर कानूनी कब कहलाएंगे एक जगह, अगर उनका क्या ऑब्जेक्ट हो कि हम इस एरिया में कोई भी लॉ और लीगल प्रोसेस को विरोध करते हैं, तो वो अनलॉफुल हो जाएंगे। अगर वो प्रॉपर्टी किसी आदमी की उसको फोर्सिबली ऑक्यूपाई करना चाहते हैं कि हाँ इस प्रॉपर्टी हमारा, हो जाते हैं ना गांव में लठैत लेके पहुंच जाते हैं लोग, गुंडे लेके, बदमाश लेके पहुंच जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, तो वो अनलॉफुल हो जाएगा। या फिर कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी बदमाशी करते हैं 5 आदमियों के झुंड बना के, या फिर ट्रेस पास करते हैं, यानी किसी बाउंड्री निर्धारित कर दी कि इस बाउंड्री में किसी को नहीं घुसना है, लेकिन उस बाउंड्री को ट्रेस पास करेंगे, घुसेंगे जबरदस्ती, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेस पास। जैसे एयरपोर्ट की बाउंड्री फिक्स कर दी कि इस बाउंड्री में किसी का घुसना गैर कानूनी है, लेकिन जबरदस्ती लोग शराब पे कूद जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेस पास, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको? क्रिमिनल ट्रेस पास। देखना एयरपोर्ट हुआ, या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, या कोई रिस्ट्रिक्टेड पेरीमीटर जहाँ होती है, और बाहर लिखा रहता है कि यहाँ पे ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो क्रिमिनल ट्रेस पास यहाँ पे नहीं करें, ट्रेस पास नहीं करें, ऐसा लिखा रहता है। ये तो क्या माना जाता है, वो क्रिमिनल ट्रेस पास माना जाता है। फिर उसके ऊपर क्या है, वो जिस भी सेक्टर की बाउंड्री है उसके काउंट पे उसको क्या है, सजा मिलेगी। अब ये आप अपने एयरपोर्ट पे जाके देखना कि यहाँ बाहर लिखा है कि ट्रेस पास करना मना है। अगर मना है तो फिर एयरपोर्ट जो एविएशन एक्ट है, एयरक्राफ्ट एक्ट है, उसके कौन से सेक्शन में इसके लिए सजा दी गई, कितना तक सजा होगी अगर आपने ट्रेस पास किया, तो ये जाके देखना, ठीक है। टू फोर्स समवन टू डू एन इलीगल एक्ट, और 5 आदमी मिलकर किसी को बोले तुम इलीगल एक्ट करो, तो वो भी अनलॉफुल है। और टू थ्रेटन गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल तुम किसी के सरकारी ऑफिस से कब्जे उसमें घुस गए और वहाँ जाके उसके लॉफुल पावर्स को क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे मान ले क्या होता है ना, तो कई छोटे भैया नए नेता बनते हैं, ले जाते हैं हुड़दंग भीड़ को इकट्ठा करके और घुस जाते हैं जय नयन के ऑफिस में, बोले हमारे गाँव में 5 दिन लाइट नहीं आ रही, खड़ा हो तो क्या कर रहा है, ये वो फलाना टीम का, तो वो इतना अनलॉफुल ही हुआ ना, अनलॉफुल। भाई ये क्यों दिया गया है, सोचो तुम, ये सब क्यों दिया गया है कि कई बार लोग इकट्ठा हो कुछ भी कर लेंगे, सरकारी आदमी जाकर पीट देंगे, अपने घुस जाएंगे। मैं एक इंसिडेंट देखा हूँ जिसमें हमारे एक वहाँ का नेता था, उसने क्या किया, किसानों के खेतों से सांप पकड़े उसने, क्योंकि वो उस एरिए के अंदर किसानों के यहाँ पर रात को लाइट आती थी, दिन में लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती दिन में, तो वो किसान जो है ना रात के टाइम पे खेतों में पानी देने के लिए खेतों में जाते थे, वो रात भर खेतों में काम करते थे, दिन में सोते थे वो, तो रात में काम करने का बहुत रिस्क है, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे, जंगली जानवर भी आएंगे, तो रिस्क तो है ही। तो उस नेताजी ने क्या किया, सारे किसानों के पास पहुंचे, तो उसने बोला कि जितने भी तुम 5-10 सांप हो सके वो ले आओ मार मुर, तो 10-1 सांप वो मार मुर किसान ले आए। ये अपने भीड़ को लेके गया जैन के ऑफिस में, और वो सांप जाके उसके टेबल पे से पटक दिए जाके सारे, और वो जैन जी हो गए परेशान, तो दिक्कत तो होगी, तो दिक्कत फिर वो, लेकिन है तो अनलॉफुल ना। देखो हमें सेक्शन 141 के तहत क्या हुआ, काम तो अनलॉफुल है ना, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर घुस गए, उसको थ्रेट धमका रहे हो, तुम वो करके धमकाना ही हुआ ना, ये थोड़ी कि सांप देखने से खुश हो जाएगा, वो धमकाना ही हुआ, तो वो गलत है वो। तो
हमने देख लिया आर्टिकल 119 का ए, फिर 2 में देखा उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, फिर हम देखा 1 का बी, फिर 3 में देखा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब हम देख रहे हैं 1 का सी, ठीक है, 19(1) का सी देख रहे हैं। सी में देखो पहले में क्या दिया था उसने, सबसे पहले में क्या था भाई, सबसे पहले था स्पीच एक्सप्रेशन, दूसरे में क्या था असेंबली, अब तीसरा, अब तुम इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होने के बाद तुम्हें बनाना है क्या, एसोसिएशन। क्या बनाना है, एसोसिएशन। अब मान लो तुम एसोसिएशन क्या होता है, संस्था, यानी तुमने संगठन बना लिया। अब संगठन में क्या है, इसमें क्या लिखा है कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तुम एसोसिएशन बना सकते हो, तुम यूनियन में बना सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट वाला, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। क्या तुम्हें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने का मूलभूत अधिकार है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाँ, हमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने का भी अधिकार है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जो छोटी मोटी संस्थाएं, एक सहकारिता, यानी लोग इकट्ठे होकर कुछ ऐसा काम करें, जैसे अमूल, आज सुना है तुमने अमूल का नाम, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है गुजरात में। बंधन बैंक है, लोग बन के दूध बेचेंगे, बैंक खोल लेंगे, ठीक है, सूत कपड़ा बनाएंगे मिलके, तो वो सब कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में आती है, तो वही बनाने का अधिकार है। अब ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल मिला हुआ है, तो आर्टिकल 91C मिला हुआ है। अब देखो इसके तहत एसोसिएशन में तुम्हें क्या क्या अधिकार मिला हुआ है। एक तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मिल गया, CS लिख तो शॉर्ट में। क्या तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार यहाँ से मिला है? बिल्कुल, तुम यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हो। क्या तुम्हें कंपनी बना सकते हो? हाँ, तुम कंपनी बना सकते हो, बस की बात होनी चाहिए चलाने की बिजनेस को। तुम पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हो, तुम सोसाइटीज बना सकते हो, तुम क्लब खोल सकते हो। अच्छा, फर्म्स क्या होता है, देखो, हाँ, पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप में तुमने एक बिजनेस चलाया, तो फर्म हो गई तुम्हारी वो, ठीक है। उस फर्म, जैसे तुमने सुना होगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कई बार क्या होता है ना, जैसे कुछ बिजनेस वगैरह ऐसे चलते हैं जिसमें दादा ने खोला, बेटों ने संभाल लिया, बेटों के बाद उनके औलाद ने संभाल लिया, मतलब वही एक वो विरासत चली आ रही है, तो उसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो भारतीय जो कानून है उसमें जो टैक्स वैक्स के एक्ट वगैरह हैं, उनमें इसका दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ ऐसा हो सकता है, तो है, बस उनमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वैसे फर्म होती है, मतलब पार्टनर में 4 5 7 8 10 15 20 आदमी मिलके एक फर्म बना लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं। और ये पार्टनरशिप फर्म का एक्चुअली क्या है, एक्ट है, तो उसके तहत अगर रजिस्टर करवाएंगे तो सरकार उसको दे देगी मान्यता, नंबर जारी कर देगी, अब तुम अपना बिजनेस चलाओ, तो हो गया पार्टनरशिप फर्म। सोसाइटीज़ हो गया, क्लब हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए। अब देखो ये क्लब क्या होता है, क्लब क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे मान लें हम सारे लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, अब हम लोगों को एंटरटेनमेंट करने की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या मिलेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, क्रिकेट ग्रुप, भाई सब अपना पैसा डालो, बॉल खरीदेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलो यहाँ तो ठीक है, हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं करवाया, लेकिन ये तो बहुत छोटे लेवल क्लब हो गए। लेकिन हमारे जैसे लोग, कुछ लोग इतने पैसे वाले होते हैं, करोड़ों रुपये कमाते हैं, तो वो बड़े लेवल क्लब खरीद बनाते हैं, वो फिर वो अरबों करोड़ों के अंदर एक सिटी के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम खरीद लेते हैं। फिर वो हर संडे को सारे वहाँ जाएंगे, स्टेडियम में खेलने जाएंगे, वहाँ बैडमिंटन खेलेंगे, कोई साइकिलिंग करेगा, कोई जिमिंग करेगा, उस लेवल के भी। तो अभी देखिए ये व्हाट्सएप पे जो क्लब बना रहे हैं हम लोग, ये बना रहे हैं ग्रुप, इनके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उस लेवल की जरूरत है, उनको उसका अधिकार मिला है कि हम बना सकते हैं, ठीक है। कल ना उनको कोई लेके नहीं जाए, कहाँ पे, कोर्ट में सीट लेके नहीं जाए, इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया, इसको आर्टिकल 19C के अंदर दे दिया कि हाँ, क्लब बनाने का अधिकार हमें मिला हुआ है। आगे क्या है, इसमें इंक्लूड है राइट टू कंटिन्यू विद एसोसिएशन। एसोसिएशन तुमने बना तो लिया, लेकिन तुम्हें उस एसोसिएशन के साथ कंटिन्यू करने का भी अधिकार है। इंक्लूड नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें फॉर्म करने का अधिकार है, तो साथ में तुम्हें इस चीज़ का भी अधिकार है कि तुम कोई ज़बरदस्ती किसी एसोसिएशन या यूनियन के अंदर नहीं ज्वाइन करवा सकता। बोले आओ भाई तुम लोग हमारे यूनियन ज्वाइन करो, आओ भाई तुम करो। जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आकर बिना पूछे लोग ऐड कर देते हैं, फिर हम देख रहे हैं यार कौन ऐड कर दिया यार, फिर उसमें से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अपने आप को, करते हैं ना, फिर क्या इरिटेट हो, क्या ही करते हैं लोग। तो उससे बेटर क्या हो, उससे बेटर ये हो कि सरकार ने क्या है, हमें आर्टिकल 119C के अंदर क्या दे दिया, यही अधिकार दे दिया कि नॉट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। अब आज थोड़े दिनों में देखना यहाँ ये भी आ जाएगा, एन एसोसिएशन और यूनियन और व्हाट्सएप ग्रुप, और थोड़े दिनों बाद यहाँ ये भी आ जाएगा, राइट टू फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप। क्यों भाई, आ सकता है ना? हाँ, तो अब देखो यही हो गया इसमें नहीं आ सकता। अब आगे चलते हैं, राइट टू आर्टिकल 90। अब देखो ये देखो कितना सीक्वेंस चलते आ रहा है, फ्रीडम एसोसिएशन आ गया, अब 4 क्या देगा, उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देगा। अब इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, इसके आर देखो, मैं कॉमन तुम लोगों को बताया था, कॉमन 2-4 कॉमन होंगे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कॉमन हो गया। पब्लिक ऑर्डर,
इसने तीसरा एक और दे दिया मॉरलिटी, यानी नैतिकता, खतरे में नहीं आना चाहिए। ये नहीं तुम नैतिक दुराचार तुमने बना दी कोई सोसाइटी, अब सोसाइटी में तुम लोगों को ऐड कर लिए, अब उस सोसाइटी में कुछ ऐसा तुमने काम कर दिया कि चरित्र पे बात आ गई, ठीक है। तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया और ग्रुप में तुम लोगों ने किसी लड़की की फ़ोटो शेयर कर दी और वो लड़की जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी की बहन निकली, तो मॉरलिटी खतरे में आ गई। तो वैसा ही क्लब में भी हो सकता है, वैसा ही सोसाइटी भी हो सकता है, वैसा ही पार्टनरशिप हम में भी हो सकता है। वैसे पॉलिटिकल पार्टी में तो हो ही रहा है, लोगों की वीडियो आ जाती है फिर घूमते रहते हैं, तो वही चीज़ें हो रही है, कंपनी में भी हो रहा है वो सब चीज़ें, पार्टनरशिप हम में भी हो रहा है। तो इसलिए इसने क्या दिया है कि मॉरलिटी इंपॉर्टेंस दी, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि तुम बनाओ सब कुछ करो लेकिन कुछ ऐसा काम मत करो जिससे देश की एकता अखंडता खतरे में आ जाए या पब्लिक ऑर्डर खत्म हो जाए या किसी की मॉरलिटी पे बात आए। देखो आज ये जो बात दी है ना मॉरलिटी, कितनी सोच समझ के उस टाइम संविधान में डाली, देखो बहुत सोचने की बात है। क्यों सोचो, आज तुमने अब देखो यहाँ जो नहीं दिया हम उस पर बात करते हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं लिखा, सोचो डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप डाल दिया। मैं लिख देता हूँ राइट टू फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप, लिख दिया, ठीक है। आगे फिर इसने बोला कि नॉट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप भी, इसका मतलब अधिकार मिल दिया। अब तुम्हें रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाया गया, और व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाओ लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसा काम मत करो जिसमें कोई देश के बारे में गलत चीज मैसेज डाल दे। होता है भाई, आज भी हम लोग किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, कोई देश के बारे में डाल दे तुरंत क्या होगा, सबके सब इसको कौन है इसको रिमूव करो, इसको कौन है ये बेवकूफ़ कौन है ये, ठीक है। पहली बात को ऐसा करता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने वाली बात डाल दे, मान लें उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब हिंदू हैं, मैं अकेला मुस्लिम हूँ उसके अंदर, ठीक है। अब उसमें बाकी लोगों को नहीं पता कि मुस्लिम भी है, अब डाल देंगे बोले ये तो जो है आतंकवाद फैला रहे हैं देश के अंदर और इनको देखते शूट कर देना चाहिए ये वो। अब साला सबकी जो है कान नजरें चौकन्नी हो गई, ये क्या हो गया। फिर वो अकेला आदमी क्या करेगा, वो सक पका जाएगा और एग्जिट कर देगा ग्रुप को, क्या एग्जिट कर देगा ग्रुप को, उसको लगा यार मेरे ऊपर ये साला ये तो मेरे को टेररिस्ट समझ लिए, तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया ना उससे। तो इससे मॉरलिटी अब वही है, उसी ग्रुप में किसने क्या डाल दिया, कोई गलत वीडियो डाल दी जो नहीं होनी चाहिए। अब लोगों को पता ही नहीं इसके अंदर लेडीज भी है, तो मॉरलिटी खत्म हुई ग्रुप की, तो इसलिए ये डाला है मॉरलिटी, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। अब तुम लोगों को बताता हूँ कि आज तुम लोगों को भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ें इतनी डीपली हम पढ़ रहे हैं, जब तुम बिहार बीपीएससी के एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ें वहाँ पूछेगा कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लिखी इसने। क्या तुम लोगों को एसोसिएशन बनाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाना फंडामेंटल राइट है कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिले ही मिले। वही बोल रहा है राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन। क्या तुम्हें रिकॉग्निशन जो मिलेगा उसका क्या तुम्हारा फंडामेंटल राइट है वो? नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे अब सुप्रीम कोर्ट ने देखो ट्रेड यूनियंस के लेकर कुछ बात बोली है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ट्रेड यूनियन के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और हैव नो राइट टू स्ट्राइक, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, हैव नो राइट टू डिक्लेयर ए लॉकआउट। बहुत अब देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, जैसे मान लो हम लोग एक छोटी सी इंडस्ट्री, एयरपोर्ट में अपने आप एक इंडस्ट्री है, ठीक है। एयरपोर्ट में क्या अपने आप में एक इंडस्ट्री है। अब देखो इस इंडस्ट्री में यूनियंस बनेगी। अभी तुम एयरपोर्ट में जाते हो, वहाँ देखते हो लोगों ने क्या कर रखा है, बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं आजकल। बोले दिवाली आई तो दिवाली की शुभकामनाएं दे दिए, फिर उसमें लिख देंगे नीचे एयरपोर्ट एसोसिएशन। आजकल देख रहे हो एयरपोर्ट पे एक गेट पे लग रहा है, एक डिपार्चर पे लग रहा है वो। तो ट्रेड उन्होंने यूनियन ही बनाई ना, क्योंकि हमें क्या है राइट टू फॉर्म क्या मिल गया, हमें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिल गया ना, ये रहा ट्रेड यूनियन मिल गया अधिकार। तो उसके तहत इन लोगों ने ट्रेड यूनियन बना ली। अब ट्रेड यूनियन बना के उन लोगों ने पोस्टर चिपका दिए, शुभकामनाएं दे दी। अब ये बनाते क्यों हैं? क्योंकि अगर अधिकारी लोग इन मजदूरों की या छोटे लेवल के कर्मचारियों की बातें नहीं माने तो उनके खिलाफ ही क्या कर सकते हैं, सारे मिलकर हड़ताल या आंदोलन बैठ के मांगे मनवा सकते हैं। इसलिए लोग यूनियन बनाते हैं, इनका मकसद ठीक होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन इशू करी है, एक तो नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, कि तुम्हें ट्रेड यूनियन बनाने के बाद ये नहीं कि गारंटीड राइट ही मिल गया कि तुम जाके बार्गेनिंग करो, ठीक है, ये कोई तुम्हारा राइट नहीं है। दूसरे इन्होंने बोला है कि हैव नो राइट टू स्ट्राइक, इट कैन बी कंट्रोल बाई एन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्री लोगो। ये हमारे ऊपर जहाँ हम ड्यूटी कर रहे हैं हमारे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है।
अगर हमारे एयरपोर्ट पे आज के तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये लोग एसोसिएशन वाले हैं ये हड़ताल करने बैठ जाएं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। तो उस इंडस्ट्रियल लॉ में कौन है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वो क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसका चल रहा है हम लोग। आगे इसने बोला है कि हैव नो राइट टू डिक्लेयर ए लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब होता है काम को बंद करके बैठ जाना। अगर हमारा टर्मिनल मैनेजर लॉक लगा के चला जाए, हमारा एटीसी टावर वाले लॉक लगा के चले जाए और हमारा एपीडी नहीं है तो क्या हम काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसी को बोलते हैं लॉकआउट। राइट नहीं है कि तुम लॉकआउट दिखा है, ऐसे तुम लॉकआउट किसी चीज़ को डिमांड कर रहे हो लेकिन लॉकआउट करने का राइट नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ट्रेड यूनियन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 डिसीजन दिए ना वो तुम लोग को, एक तो लॉकआउट नहीं कर सकते, दूसरा स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, हाँ, स्ट्राइक कर दिया तो हम लोग कैसे डील करेंगे? स्ट्राइक कर दे तो हम लोग शांति तरीके डील करेंगे। जिन्होंने स्ट्राइक करी है वो वहाँ बैठे हैं, हम लोग उनको नेगोशिएशन करेंगे उनके साथ बैठ के वहाँ पे। ये नहीं कि आया लाठीचार्ज कर दिया। वो वायलेंट अगर हो रहे हैं तो हम वायलेंट होना है, पहले नेगोशिएशन करना। हम लोग नेगोशिएशन करके ही हड़ताल को बनाएंगे। हमें वायलेंस नहीं करना है क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। वहाँ अगर तुमने कुछ कर दिया ना तो बहुत बड़ा काउंटर बन जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 91D 3 हो गए हमारे। कौन कौन? स्पीच एक्सप्रेशन हो गया, असेंबली दूसरा हो गया, तीसरा एसोसिएशन हो गया। ठीक है, अब चौथा क्या आएगा? चौथा हमारा आर्टिकल 9D के अंदर आएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब तुमने संगठन बना लिया तो अब तुम मूव करो, कहीं भी जाओ। अब तुम क्या करो? मूव करो। ठीक है, तो अब मूवमेंट के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू मूव फ्रीली इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेटमेंट। इंटर का मतलब अंदर, राज्य के अंदर, या इंटर स्टेट गवर्नमेंट, इंट्रा राज्यों के आपस में अंदर, मतलब तुम पूरे देश के अंदर घूम सकते हो, कहीं भी घूम मिला की बात ये है। अब इतना सा लिख के छोड़ दिया और आगे कुछ इस पर क्या लिखेगा? और 5 के अंदर इसका जो है ना, जो 5 है आर्टिकल 19, इसमें इसके RR डाल रखा है। RR मतलब रीजनल रिस्ट्रिक्शन। अब मुझे ये बताओ तुम, अगर कोई आदमी को कहीं भी घूमने का अधिकार मिल गया तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? पहली बात, मान लो उस आदमी को ऐसी बीमारी हो जिससे कहीं जाके बीमारी को फैला दे। मान लो वो आदमी किसी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाए जहाँ जाना अलाउ नहीं है। जैसे कि मान लो अंडमान निकोबार में, साउथ निकोबार में एक ऐसी ट्राइब रहती है, वहाँ आज तक कोई इंसान गया नहीं और जो गया वो मरा है। क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो ट्राइब है ना वो बिल्कुल सेक्लूड है, यानी वो ट्राइब इस तरीके से रहती है कि वहाँ पे अगर कोई इंसान गया तो उनकी नस्ल में परिवर्तन हो जाएगा। वो सरकारी यही चाहती है कि उनकी ट्राइब जो है सिक्योर रहे, उनका कल्चर सिक्योर रहे। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, एक होता है कि एसटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती है ना उनकी स्पेसिफिक कल्चर रहती है। उस कल्चर को जाके हम वहाँ घुस गए और जाके उनके कल्चर को ख़राब कर दिए। इसकी वजह से भी मूवमेंट पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये तो है ही, यानी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट उससे ख़राब नहीं हो। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी एसटी। देखो अब ये क्यों दिया है, जो मैंने बताया था ना वही, एसटी का इंटरेस्ट जो प्रोटेक्शन। शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनकी खुद ही कल्चर हो सकती है, उनका रहन सहन हो सकता है, उनका खान पान कैसा भी हो सकता है। हम गए घूमने के लिए हिमाचल में, हम लोग ऐसी जगह पे चले गए, कोई गांव है पहाड़ियों के ऊपर। अब वहाँ कोई एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब वो एसटी कम्युनिटी के लोग जो है अपनी शादियों के अंदर क्या करते हैं कि कुछ ऐसी उनकी कल्चर है, वेशभूषा है, वो पहनते हैं या कुछ खान पान करते हैं। और हम जाके क्या कर दिए, वहाँ पे उनमें मिल गए और उनको अपने तरह के कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम ये पहनो। या वो हमारा पहनावा देख के उनको अच्छा लगा तो उन्होंने अपने त्याग दिए, हमारे अपना लिए। तो क्या हो गया, उनका कल्चर खत्म। आज हम गए, कल हमारे पीछे 10 और जाएंगे, कल 10 के बाद 100 और जाएंगे, तो उनका तो कल्चर ही खत्म हो गया। तो वो जो एसटी के इंटरेस्ट है ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, और भी है कोई इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बोल रखा है कि द मूवमेंट ऑफ देखो प्रोस्टिट्यूट्स के मूवमेंट में रोक लगाई गई है। किस पे? कि पब्लिक हेल्थ और मोरल्स क्या है, खराब नहीं हो। ठीक है, अब वो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह मतलब हर जगह मूवमेंट करेगी, उनका एक एरिया फिक्स रहता है। ठीक है, जहाँ भी इसको रेड एरिया बोलते हैं नॉर्मली किसी भी सिटी के अंदर। ठीक है, तो अगर वो पब्लिकली कहीं भी जाके मूव करेगी, उसके अलावा तो क्या बीमारियाँ नहीं फैलेगी। ठीक है, अगर उनका एक एरिया फिक्स कर दिया, सरकारी उस एरिया में ध्यान देगी।
सरकार वहाँ प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी, दवाइयाँ अपनाएगी, डॉक्टर्स की टीम सर भेजेगी। लीगल है ये? हाँ लीगल है सरकार उसको, तभी तो इंडिया में चल रहा है। अब अगर वो एक रेड पुलिस एरिया, छापे क्यों मारती है फिर? छापे पुलिस का छापा वो अलग, एक उनका मकसद होता है पुलिस का कि वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो जिसकी वजह से देश की एकता अखंडता खतरे में नहीं आ जाए, या पब्लिक ऑर्डर नहीं खराब हो जाए, या मॉरलिटी खराब नहीं हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है यार छापे मारने का, ये कि मकसद थोड़ी होता है पुलिस का। हो सकता है पुलिस को ऐसा कोई क्रिमिनल ढूंढना जो उसी एरिया में छुपा हुआ हो, फिर तो पुलिस एक बार घुस जाती है तो फिर तो उनका मकसद क्लियर हो जाता है ना, उनका पैसे ऐंठना होता है। अब वो खुले हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, लेकिन होता वही सब कुछ, आप सबको पता है। अब रेड एरिया सरकार क्यों डिक्लेयर कर देती है? मकसद ये होता है कि अगर सरकार डिक्लेयर कर देगी तो इन लोगों को अपना बिजनेस करना है, उस एरिया में रहेगी तो सरकार अपने डॉक्टर्स की टीम भेज के उनके हाइजीन की व्यवस्था कर देगी। इसके अलावा सरकार वहाँ पर क्या कर देगी, एजुकेशन पे ध्यान दे सकती है, सरकार प्रोटेक्शन की चीज़ें भेज सकती है ताकि बीमारियाँ नहीं फैले, इसलिए सरकार ऐसा करती है। अब आर्टिकल 19 में क्या कह रहा है, इंटरनल। अब देखो आर्टिकल 19 और 20 में एक बहुत बड़ा इससे डिफरेंस बोला, ये तो समझ में आ गया होगा क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। एक तो एसटी की प्रोटेक्शन, एक प्रोस्टिट्यूट्स के मूवमेंट पे रोक लगाई गई है, किस ग्राउंड पे, पब्लिक हेल्थ और मोराल्स पे। अब देखो आर्टिकल 19 और 21 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। 21 भी मूवमेंट की बात करता है, 19 मूवमेंट की बात करता है, लेकिन 19 बोल रहा है ये इंटरनल फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, तुम सिर्फ देश के अंदर घूमने की तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन आर्टिकल 21 तुम्हें कहता है कि तुम्हें देश के बाहर भी घूमने की आज़ादी है। ठीक है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता कि तुम देश के बाहर, हाँ अगर तुम्हारे ऊपर केस वगैरह लगे हो, अगर तुम बाहर जाके देश के खिलाफ कोई ऐसे काम करना चाहते हो, या तुम मोस्ट वांटेड हो, तो तुम जबरदस्ती नहीं जा सकते, वो चीज़ अलग है। तो ये एग्जाम में कई बार ये आता है एग्जाम में कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है, लेकिन आर्टिकल 19 में कौन सा है और 21 में कौन सा है, समझ आ गया। 19 में क्या है, इंटरनल मूवमेंट, इंटरनल मतलब देश के अंदर का, हाँ, और 21 में क्या है, देश के बाहर जा सकते, एक्सटर्नल मूवमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 19(1)(e ये आ गया। अब हमने मूवमेंट, हमने सबसे पहले क्या किया, स्पीच एक्सप्रेशन, फिर क्या किया हमने, असेंबली, फिर क्या किया हमने, एक्सप्रेशन, फिर क्या किया हमने, मूवमेंट, तो फर्स्ट में था। हमने फिर किया मूवमेंट। मूवमेंट के बाद अब हमारे क्या है, आर्टिकल 91(e) यानी 5वां, और ये 5वां हमारे क्या है, रेजिडेंस। अब हम लोग मूवमेंट कर लिए, अब हम थक गए घूम घाम के, अब हमें एक जगह क्या है, रुकना है, इसको बोलते हैं रेजिडेंस, हमें बसना है। तो क्या सभी नागरिकों को देश को कहीं भी बसने का अधिकार है, मिला हुआ अधिकार कि जाके कहीं तुम बस जाओ। हाँ, तो इसमें है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रेजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप किसी भी जाके टेरिटरी में रह सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, अभी हमने कुछ बातें करी, क्या किसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया राष्ट्रपति के डिक्लेरेशन करने पे प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता? उसमें तुम उसके, आज भी देश में कई जगह ऐसी है, एक कानून है कि आप एसटी जमीन जनरलों को नहीं खरीद सकते, ऐसा है ना, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक विशेष प्रोटेक्शन, एक इंटरेस्ट होता है, कल्चर होती है, उनका रहन सहन खान पान, जो कि उस सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहती है, ये एक रीजन है। ठीक है, तो वो चली आ रही चीज़ है, तो आगे हम पढ़ेंगे उसका रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसने बोला है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रेजिड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टे टेम्परली और सेटअप ए डोमिसाइल एट एनी प्लेस और परमानेंटली। अब देखो सेटल का भी दो तरीका है, टेम्पररी भी तुम रह सकते हो या फिर परमानेंट भी रह सकते हो। अब इसने कहा है कि इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है, इंटेंट सरकार का इंटेंशन क्या था कि इंटरनल बैरियर्स को रिमूव करना। ठीक है, आज क्या होता है, ये यूपी का बंदा महाराष्ट्र चल जाता है, महाराष्ट्र के लोग पकड़ के पीट देते हैं। ये हमारे यहाँ पहले से क्या थे, रोजगार कम थे, इन लोगों ने सस्ते करके और रोजगार छीन लिए, होता ही बिहार के बंदे रोक देते हैं। तो एक बैरियर ही है ना, ये इंटरनल जो मूवमेंट है उसमें बैरियर हुआ है ना, तो उस बैरियर को रिमूव करने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिया आर्टिकल 191(e) के अंतर्गत कि हमें क्या मिला है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। उसमें सरकार का इंटेंशन क्या था, रिमूव इंटरनल बैरियर्स, जो ये बैरियर्स मूवमेंट इसको खत्म करना। दूसरा क्या है, इससे क्या होगा, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता को प्रमोट मिलेगा, और अवॉइड नैरो माइंडनेस। ये जो लोग करते हैं वो क्या नैरो माइंडेड ही हैं, है कि नहीं, उनके कुछ अपने मकसद हो सकते हैं। तो ये क्या था अपना आर्टिकल 91(e). अब 5 में इसका रेजिडेंस का जो है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है, RR बता रहा है। तो वही सब चीज़ें क्या क्या, एक तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट खराब नहीं हो, दूसरा वही चीज़ है इंटरेस्ट ऑफ एनी ST। देखो मूवमेंट में भी ST आएगा आपका, ठीक है, और इससे पहले क्या था, मूवमेंट से रेजिडेंस में भी ST कम्युनिटी, और आपका मूवमेंट में भी, ये दो चीज़ों में ST कम्युनिटी की बात करी इन लोगों ने। ठीक है, आगे
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ गाइडलाइन इशू करी है। अच्छा, इसने एक बात और बोली कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द ट्राइबल्स हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी राइट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर कस्टमरी रूल्स एंड लॉज। देखो वही बात हम लोग कर रहे थे कि देश के कई भाग ऐसे हैं जहाँ ट्राइबल्स जो है ना, जो आदिवासी लोग हैं, उनको परमिशन दी गई है कि उनकी जो प्रॉपर्टी, जो उनकी संपत्ति का अधिकार है, वो अपने हिसाब से उनको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं अपने कस्टमरी रूल्स और लॉज के हिसाब से। उनके खुद के कस्टम चलते हैं वहाँ पे, सरकारी कानून नहीं चलते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि कुछ एरियाज को हम लोग कुछ एरियाज में रेजिडेंस पे बैन लगा सकते हैं। उसका रीजन हो सकता है कि जैसे प्रोस्टिट्यूट्स के लिए या हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए। कोई बंदा है, ठीक है, वो बार बार किसी विशेष क्षेत्र में जाके चोरियाँ करता है। जैसे कोई बंदा है, रहने वाला है कहाँ का, अहमदाबाद का, वो जाता है राजकोट चोरी करने के लिए। उसके अब तक 30 FIR हुई है, सारी राजकोट में हुई है। तो सीधी सीधी पुलिस पर रोक लगा दी कि तू राजकोट आएगा नहीं आएगा, तो आएगा सुप्रीम कोर्ट के, बोले मेरे को रेजिडेंस का वो मिला हुआ है। अरे मिला तो है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन तो है। तू जाता है वही काम करता है वहाँ के, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ किसके पास पैसा है, वो वहाँ पहले काम कर सकता है, पता है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल रखा है कि सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये 5 हमारे हो गए। अब जी हम रुक गए, अब हमें चाहिए नौकरी। जी क्यों आ रहा है? 1G, आर्टिकल 91G। ई हो गया। ई के बाद में F जो था वो था प्रॉपर्टी का राइट। अच्छा, संपत्ति का वो हमने क्या कर दिया, आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में उठा के बना दिया, लीगल राइट बना दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, आर्टिकल 91G। जी क्या आ गया भाई, हम क्या हो गया, रेजिडेंस हो गए। अब हमें चाहिए नौकरी पेशा। तो हमें क्या चाहिए वहाँ पे, प्रोफेशन, ठीक है। अब प्रोफेशन के अंदर देखो इसे क्या बोला है। अच्छा, प्रोफेशन में तुम अभी खुद का दिमाग लगा के बताओ कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं प्रोफेशन में। सरकार कुछ प्रोफेशंस पे रोक लगा सकती है, यानी अब मैं बताऊं कैसे, सोचो, दिमाग लगाओ। कुछ वैकेंसी जैसे आ सकती है जो कुछ लोगों के लिए फिक्स किया जा सकता है। अब जैसे मान लो कुछ वैकेंसी आ गई, अब उसमें आर्ट्स वाला बंदा काम नहीं कर पाएगा। अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई तो साइंस वाला बंदा काम कर लेगा। किसी मंदिर पुजारी की वैकेंसी आ गई तो एक विशेष जाति के लोग, उसमें मुस्लिम आदमी क्या काम है, या किसी मस्जिद के अंदर उसकी वैकेंसी आ गई तो उसमें हिंदू आदमी क्या काम है। तो धर्म के आधार पे या किसी स्किल के आधार पे या एजुकेशन बैकग्राउंड के आधार पे किसी वैकेंसी को फिक्स किया जा सकता है कि नहीं। अब मान लो IIT या फिर इसरो के अंदर वैकेंसी आ गई, ठीक है, और वो किसकी वैकेंसी आ गई, उसकी एरोस्पेस इंजीनियर की। अब उसमें हम तुम जैसे लोग यहाँ बैठ के आर्ट्स पढ़ रहे हैं, हम उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे? उसके लिए टेक्निकल बंदा चाहिए ना। तो प्रोफेशन में वो चीज़ें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। तो आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। सभी को मिला है अधिकार कि कोई सा भी प्रोफेशन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तुम ऑक्यूपेशन भी कर सकते हो, तुम ट्रेड भी कर सकते हो, तुम बिजनेस धंधा कर सकते हो, और ये बहुत वाइड है। इसमें हर तरह के लाइवलीहुड जो है उसको कवर किया गया हुआ है। आगे चलते हैं। अब इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एक तो तुम ऐसा कोई धंधा करो कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट खराब नहीं हो। तुम वहाँ सरेआम दुकान खोल दी जहर बेचने की, पता लगा गांव के अंदर 15 लोग तो सुसाइड करके मर गए, तुम्हारे जहर लगे गए, तो पब्लिक, भाई वो पब्लिक इंटरेस्ट खराब हो गया ना। तुम लोग जाके अपने गाँव में बीचों बीच जाके दारू की दुकान खोल दी, वहाँ सब आके दारू पी रहे हैं, अपने घर पे जाके बच्चों को औरतों ठुकाई कर रहे हैं पकड़ के, तो होगा क्या होगा विवेक, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट खराब होगा। तो पहला तो क्या है प्रोफेशन के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा क्या है, इन लोगों ने कैसे रोक लगाई है, स्टेट इज एम्पावर्ड टू। अच्छा, आगे इसने बोला है कि स्टेट जो है ना उसको एम्पावर किया गया है कि आप प्रिस्क्राइब करो क्या क्या, किसी भी वैकेंसी के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। पहली चीज़ ये नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सरकार मान लो कोई वैकेंसी निकालती है तो सरकार को चाहिए कि इस वैकेंसी के लिए ये जो टेक्निकल, और होता भी यही है, कोई नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का तो उसके लिए क्वालिफिकेशन लिखी रहती है ना, तो इसलिए रहती है। इसमें हमने अधिकार दिया है यार, संविधान ने बताया है, ये सरकार अपने मन थोड़ी करेगी। कैरी ऑन बाई itself any trade, business, industry or service whether to the exclusion or citizen otherwise. State is not required to justify its monopoly. और स्टेट जो है ना अपनी मोनोपोली किसी तरह के ट्रेड बिजनेस पे नहीं लगा सकती। अच्छा, पहले सरकारें करती थी, बताओ कौन सी मोनोपोली, मतलब एकाधिकार, कौन सा ऐसा बिजनेस है या ट्रेड है जिस पे सरकार की मोनोपोली होती है? एग्जाम्पल बता सकता है मेरे कोई?
नोट छापना, बहुत बढ़िया। प्रिंटिंग ऑफ मॉनेटरी प्रेस। दूसरी न्यूक्लियर, परमाणु है, क्या है ये, साहिल को अधिकार मिल गया कि साहिल दुकान खोल लेगा, परमाणु बम बेच रहा है, पॉसिबल है? क्या इसको अधिकार मिला हुआ है? ये इसको दास को कि जाके अपने घर में फैक्ट्री बना लिया, वहाँ ट्रेन के डिब्बे बना रहा है। ये बस बना सकता है, कार बना, ट्रेन के डिब्बे नहीं बना सकता। अगर बना भी लिया ट्रेन के डिब्बे, कहाँ बेचे, कौन खरीदेगा इससे? विवेक खरीद लेगा। विवेक क्या करेगा खरीद के, रोड पे चलाएगा। तो कुछ अब इसने लिखा है, लेकिन मोनोपोली सरकारी कई जगह है, ठीक है, और वो मोनोपोली हमेशा रहेगी। अब धीरे धीरे उसके अंदर ही प्राइवेट इंडस्ट्री घुस रही है, जैसे कि ट्रेन के अंदर घुस रही है, लोग बना रहे हैं, लेकिन उसमें हर किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर के अंदर आज भी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। अभी हाल ही में जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है या फिर इसरो जैसे संस्थान हैं, उनके अंदर से निकाल के रॉकेट लॉन्चिंग प्राइवेट कंपनी देती है। प्राइवेट कंपनी इंडिया में रॉकेट लॉन्चिंग कर रही है अभी, पता है? हाँ, प्राइवेट कंपनी रॉकेट लॉन्चिंग कर रही है। इंडिया में बहुत प्राइवेट कंपनी आ गई है, बिल्कुल है। तो ये आर्टिकल 20 ने जो दिया है, अच्छा इसने बोला कि डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन ए प्रोफेशन। अच्छा, इसका मतलब प्रोफेशन तुम करो, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई ऐसा बिजनेस करो, ऐसा कोई ट्रेड करो जो इमोरल हो और डेंजरस हो, ठीक है। तुम घर जाके दुकान खोलिए बंदूकें बेचने की, खुलेआम बेच रहे 2,000 के तमंचे, ऐसा नहीं। स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज और रेगुलेट थ्रू लाइसेंसिंग। लाइसेंस देके सरकार इन डेंजरस चीज़ों को लाइसेंस देके रेगुलेट कर सकती है।